हेलो बच्चों, एसवीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो अपना टॉपिक है यहाँ पे श्वसन तंत्र। मानव तंत्र के अंदर पहला फटा था अपने पाचन तंत्र, इसके बाद में आता है श्वसन तंत्र। देखो श्वसन तंत्र के अंदर पहले बात करते हैं हम श्वसन किसे कहते हैं। देखो श्वसन किसे कहते हैं, वे सभी भौतिक व रासायनिक क्रियाएं जिनके अंतर्गत वायुमंडलीय O2 का उपयोग शरीर के अंदर कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण में किया जाता है। ऑक्सीकरण में किया जाता है उसे श्वसन कहते हैं। देखो वे सभी भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया या फिर क्रियाएं जिनके अंदर वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग शरीर के अंदर कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के अंदर किया जाता है, उस क्रिया को क्या कहेंगे, श्वसन कहते हैं। अब देखो भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं, जैसे भौतिक प्रक्रिया के अंदर ऑक्सीजन है उसको वायुमंडल से हम अंदर की ओर ले रहे हैं। अब वो ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर जाएगी, फेफड़ों से ब्लड के अंदर सप्लाई की जाती है, ब्लड से विभिन्न जो कोशिकाएं होती है वहां तक पहुंचाया जाता है। कोशिकाएं उस ऑक्सीजन का उपयोग वहां पर भोजन के ऑक्सीकरण के अंदर करती है। तो यहाँ पर ये सभी जो प्रोसेस है या यहाँ तक की जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं को क्या कहेंगे, श्वसन कहते हैं। देखो श्वसन को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। यहाँ पर पहला आता है बाह्य श्वसन और दूसरा आता है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन व आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन का मतलब होता है कि बाह्य माध्यम के अंदर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। जैसे इसके अंदर कि बाह्य श्वसन में त्वचा हो गई, क्लोम हो गए, फेफड़ों में O2 और CO2 का आदान प्रदान। देखो त्वचा, क्लोम और फेफड़ों में O2 व CO2 का आदान प्रदान। देखो बाह्य श्वसन यानी कि शरीर के अंदर अब किससे जा रही है, त्वचा से जा सकती है, गिल्स या क्लोम के द्वारा, या फिर फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान की जो क्रिया होती है उसे बाह्य श्वसन कहते हैं। एक है आंतरिक श्वसन। इसके अंदर क्या होगा, शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की क्रिया, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की क्रिया श्वसन कहलाती है। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की क्रिया क्या कहलाएगी, आंतरिक श्वसन कहलाती है। अब देखो यहाँ पे जो आंतरिक श्वसन की जो क्रिया है, इस क्रिया के दौरान यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है, साथ में CO2 और जल के अणु मुक्त होते हैं। देखो आंतरिक श्वसन के अंदर यहाँ पर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा तो उस दौरान ऊर्जा, CO2 और जल के अणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे श्वसन किसे कहेंगे कि वह भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत वायुमंडलीय O2 का उपयोग शरीर के अंदर कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण में किया जाता है, उस क्रिया को श्वसन कहते हैं। दो प्रकार का है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन होती है उसको शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है त्वचा द्वारा, क्लोम द्वारा या फेफड़ों द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो CO2 होती है उसको बाहर निकाला जाता है, उसे बाह्य श्वसन। आंतरिक श्वसन का मतलब है शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा, CO2 व जल के अणुओं का निर्माण होता है, इस क्रिया को आंतरिक श्वसन कहते हैं। फिर आता है यहाँ पर O2 की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर। O2 की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन।
ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन दो प्रकार का है, वायवीय व अवायवीय। वायवीय का मतलब हो गया ऐसा श्वसन जिसके अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, और ऐसा श्वसन जिसके अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। देखो, वायवीय श्वसन के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता कब होगी? जब खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है तो उस दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अवायवीय श्वसन जैसे किण्वन की क्रिया हो गई, उसके अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, ग्लूकोज का पूर्ण यहाँ पे ऑक्सीकरण नहीं होगा और केवल जैसे अल्कोहल वगैरह हो गया उनका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र और उसके अंग। देखो, श्वसन तंत्र, देखो श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग शामिल किए गए हैं, जिसमें पहला आता है नासिका व नासा मार्ग। नासिका व नासा मार्ग। सेकंड आता है इसमें घर्षणी। थर्ड आता है इसमें कंठ। फोर्थ श्वास नली, और फिफ्थ आता है इसके अंदर श्वसनी, और लास्ट आता है इसमें फेफड़े। डायग्राम में देखना, इधर देखना, ये दायां और ये बायां फेफड़ा। ये हो गया यहाँ पे नासिका या फिर नासा द्वार। इसी के आगे हो जाएगा नासा मार्ग, फिर हो जाएगा इसमें घर्षणी, फिर आ जाएगा इसमें कंठ, ये हो जाएगी श्वास नली, ये हो जाएगी इसमें श्वसनी, और लास्ट में आती है इसमें फेफड़े। अब देखो, श्वास नली वक्ष गुहा के अंदर प्रवेश करने के पश्चात दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसे दाई श्वसनी व बाई श्वसनी कहते हैं। दाई और बाई जो श्वसनी होती है, अपनी ओर के जो फेफड़े होते हैं, जैसे दाई श्वसनी दाएं फेफड़े में और बाई श्वसनी बाएं फेफड़े के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब देखो, श्वसनी फेफड़ों के अंदर प्रवेश करने के पश्चात और भी छोटे भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसे श्वसनी का ये कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे, श्वसनी का ये कहते हैं। श्वसनी का ये और भागों के अंदर डिवाइड होगी, उसे श्वसन श्वसनी का ये कहते हैं। इन श्वसन श्वसनिकाओं के ऊपर छोटे छोटे वायु कोश उपस्थित होते हैं, और वायु कोश वे स्थल होते हैं जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है, उन स्थलों को वायु कोश कहते हैं। इसके अलावा दोबारा देखना, नासिका या फिर नासा मार्ग। इसके अंदर यहाँ पे जो नासा द्वार है वो एक जोड़ी नासा द्वार नासा छिद्र के रूप में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो नासा द्वार है ये आगे एक लंबी गुहा के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसे नासा गुहा कहते हैं। जो नासा गुहा होती है, इन दोनों के बीच में एक पट पाया जाता है, जिसे क्या बोलेंगे, नासा पट कहते हैं। देखो, दोनों जो नासा गुहा होती है उनके बीच में एक पट पाया जाता है, उस पट को क्या कहेंगे, नासा पट कहते हैं। और जो नलिकाकार लंबा नलिकाकार भाग होगा, उस भाग को क्या कहेंगे, नासा मार्ग कहते हैं। जो नासा मार्ग वाला जो भाग होता है, इस भाग के अंदर
श्लेष्म ग्रंथियां उपस्थित होती है। इसके अलावा रोम उपस्थित होते हैं जो कि अशुद्ध वायु या फिर वायु में उपस्थित जो धूल के कण होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको रोकने का कार्य करती है। दूसरा आता है इसके अंदर यहाँ पे घर्षणी। देखो जो नासा गुहा होती है ये किसके अंदर खुलती है, नासा गुहा घर्षणी के अंदर खुलती है। इसके अलावा इसके अधर क्षेत्र में यहाँ पर ये जो अधर क्षेत्र है उससे ये किसके अंदर खुलेगी, कंठ के अंदर खुलती है। यहाँ पर ग्लोटिस नामक एपिग्लोटिस पाई जाती है जो कि घर्षणी को ढकने का कार्य करती है। कब ढकती है, जब भोजन किया जाता है उस वक्त एपिग्लोटिस के द्वारा घर्षणी को ढका जाता है ताकि भोजन के कण घर्षणी के अंदर प्रवेश ना कर सके। देखो घर्षणी नासा गुहा किसके अंदर खुल रही है, घर्षणी के अंदर। इसके अधर क्षेत्र के अंदर कंठ उपस्थित होता है। इसी भाग के अंदर यहाँ पे ग्लोटिस को ढकने के लिए एक ढक्कन पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। कब ढकता है ये, जब भोजन किया जाता है उस वक्त ग्लोटिस को ढकने का कार्य करता है ताकि जो भोजन के कण होते हैं ग्लोटिस के अंदर प्रवेश ना करें। फिर आता है इसके अंदर कंठ। देखो कंठ को यहाँ पे स्वर यंत्र भी कहते हैं। कंठ वाला भाग है इसे किस नाम से जाना जाता है, स्वर यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसकी जो आकृति होती है वो त्रिभुजाकार कक्ष के समान होती है। आकृति त्रिभुजाकार कक्ष के समान होती है। कंठ की आकृति त्रिभुजाकार कक्ष के रूप में होती है। यहाँ पर स्वर रज्जु उपस्थित होते हैं। इसी भाग के अंदर स्वर रज्जु उपस्थित होते हैं जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। देखो कंठ स्वर यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसे त्रिभुजाकार कक्ष के समान इसकी संरचना होती है। इसके अलावा इसके अंदर स्वर रज्जु उपस्थित होते हैं जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे श्वास नली। देखो श्वास नली कंठ से प्रारंभ होती है और लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है। ये कंठ वाला भाग है और ये नलिकाकार संरचना, इस 12 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना को श्वास नली कहते हैं। इस श्वास नली के अंदर सी उपास्थि से निर्मित छल्ले पाए जाते हैं जिसके कारण श्वास नली पिचकती नहीं है। जो श्वास नली है इसके अंदर सी उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं जिसके कारण श्वास नली पिचकती नहीं है। अब देखो कंठ से प्रारंभ हो रही है और कहां पर जाती है, ये वक्ष गुहा के अंदर प्रवेश करके दो भागों के अंदर डिवाइड होती है। देखो श्वास नली लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है जिसका एक सिरा कंठ से और दूसरा सिरा वक्ष गुहा के अंदर प्रवेश करके दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है। श्वास नली के अंदर सी उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं जो कि इसको पिचकने से रोकने का कार्य करते हैं। इसके अलावा श्वास नली की जो आंतरिक सतह होती है उसके द्वारा श्लेष्मा का श्रवण किया जाता है या फिर श्लेष्मीय झिल्ली होती है। इसकी जो आंतरिक सतह होती है ये कैसी होती है, श्लेष्मीय झिल्ली युक्त होती है जिसके कारण जो जो श्वसन मार्ग होता है ये नम व लसलसा बना होता है, जिसके कारण क्या होगा, ये भाग नम और लसलसा बना हुआ होता है। देखो श्वास नली 12 सेंटीमीटर लंबी संरचना थी, कंठ से लेकर के वक्ष गुहा तक फैली हुई होती है। सी उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। इसके अंदर श्लेष्मीय झिल्ली उपस्थित होती है जो कि श्वास नली को नम व लसलसा बनाए रखने का कार्य करती है। फिर आता है इसमें श्वसनी। अब देखो श्वास नली वक्ष गुहा के अंदर प्रवेश करके यहाँ पर दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है। जो संरचना डिवाइड हो रही है उसे क्या कहेंगे, श्वसनी कहते हैं। दोनों भागों के अंदर डिवाइड होने के पश्चात ये अपनी ओर के जो फेफड़े होते हैं उन फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है, प्रवेश कर रही है। इसके अलावा प्रवेश करने के पश्चात भी ये यहाँ पर और छोटी संरचनाओं के अंदर डिवाइड हो जाती है। फिर आता है यहाँ पे फेफड़े। श्वसन तंत्र के अंदर मुख्य जो ऑर्गन होता है वो कौन सा आता है, यहाँ पे
फेफड़ों का आता है, फेफड़ों के अंदर ही गैसों का क्या होता है, विनिमय होगा या फिर O2 CO2 का आदान प्रदान होता है। अब देखना, फेफड़े यहाँ पर कोमल और स्पंजी होते हैं, कोमल और स्पंजी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इनका जो रंग होता है ये गुलाबी होता है, फेफड़ों का कलर गुलाबी होता है। साथ ही फेफड़ों पर यहाँ पर एक आवरण पाया जाता है जिसे प्लूरा कहते हैं। फेफड़ों पर पाए जाने वाले आवरण को क्या कहेंगे, प्लूरा कहते हैं। इस जो प्लूरा वाला भाग होता है इसके अंदर वायु अब्सेंट होती है, प्लूरा के अंदर वायु अब्सेंट होती है। देखो, प्लूरा के अंदर वायु अब्सेंट होती है। इसके अलावा यदि किसी कारणवश इस प्लूरा के अंदर वायु भर जाती है तो यहाँ पर फेफड़े क्या होते हैं, पिचक जाते हैं और व्यक्ति की क्या होगी, मृत्यु हो जाती है। देखो, फेफड़े कोमल, स्पंजी और गुलाबी रंग की संरचना होती है, इनके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे प्लूरा कहते हैं। प्लूरा के अंदर वायु अब्सेंट होती है या फिर वायु का अभाव होता है, और यदि किसी कारणवश प्लूरा के अंदर वायु भर जाती है तो यहाँ पर व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा आगे देखना, जैसे श्वसनी फेफड़ों के अंदर प्रवेश करके दो भागों के अंदर डिवाइड होती है तो उसे श्वसनिकाएं कहते हैं। श्वसनी फेफड़ों के अंदर प्रवेश करके यहाँ पर दो भागों के अंदर विभाजित होती है, उसे क्या कहेंगे, श्वसनिकाएं कहते हैं। श्वसनिकाएं आगे जाकर और नलिकाकार, साकित नलिकाकार संरचनाओं में विभाजित होगी। इन साकित नलिकाकार संरचनाओं को श्वसन श्वसनिकाएं कहते हैं। श्वसन श्वसनिकाएं यहाँ पर जो कुपिका वाहिनियां होती है उनके अंदर खुलती है, और जो कुपिका वाहिनियां होती है उनके अंदर यहाँ पर छोटे छोटे थैलीनुमा संरचनाएं उपस्थित होती है। इन थैलीनुमा संरचनाओं को वायुकोश कहते हैं। वायुकोश वे स्थल होते हैं जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। वायुकोश कौन से स्थल है जहाँ पर क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये थी यहाँ पे श्वसन तंत्र की संरचना। देखो, पहला भाग हो गया यहाँ पे नासिका, दूसरा घर्षणी, तीसरा कंठ, चौथा श्वासनली, पांचवा श्वसनी और छठवा फेफड़े। देखो, नासिका या फिर नासा मार्ग, यहाँ पर नासिका दो छिद्रों के रूप में या फिर एक जोड़ी छिद्र के रूप में उपस्थित होती है। ये वाला जो भाग है आगे नलिकाकार भाग का निर्माण करता है जिसे नासा मार्ग या फिर नासा गुहा कहते हैं। नासा मार्ग या नासा गुहा के अंदर यहाँ पर एक पट पाया जाता है जिसे नासा पट कहते हैं। नासा मार्ग वाले भाग के अंदर यहाँ पे श्लेष्म ग्रंथियां और जो रोम होते हैं वो उपस्थित होते हैं, जो कार्य क्या करते हैं यहाँ पर सूक्ष्म जीव और जो दूषित वायु होती है, जैसे वायु के अंदर जो धूल के कण वगैरह होते हैं उनको नासा मार्ग के अंदर रोकने का कार्य करते हैं। घर्षणी कहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पे नासा गुहा के अधर भाग पर उपस्थित होती है। इसके अंदर यहाँ पर जो ग्लोटिस वाला भाग है वो उपस्थित होता है और इसके अंदर एपिग्लोटिस नामक संरचना पाई जाती है जो कि यहाँ पर ग्लोटिस को ढकने का कार्य करती है, घर्षणी को ढकने का कार्य करती है, जिसके कारण भोजन के कण श्वास नली के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। कंठ, यहाँ पर जो कंठ होते हैं इन्हें स्वर यंत्र भी कहते हैं। इनकी संरचना त्रिभुजाकार कक्ष के समान होती है। इसके अंदर स्वर रज्जु उपस्थित होते हैं जो कि ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। श्वास नली लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है जो कंठ से प्रारंभ होकर के वक्ष गुहा के अंदर फैली हुई होती है। इसके अंदर सी उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। साथ ही इसकी आंतरिक जो सतह होती है वो श्लेष्मीय झिल्ली युक्त होती है जो कि इसको नम व लसलसा बनाए रखने का कार्य करती है। फिर आता है श्वसनी। श्वास नली फेफड़ों वक्ष गुहा के अंदर प्रवेश करने के पश्चात दो भागों में डिवाइड हो जाती है जिसे क्या कहेंगे, श्वसनी कहते हैं। श्वसनी कार्य क्या कर रही है, यहाँ पे श्वसनी कार्य क्या कर रही है, देखो दो भागों के अंदर टूट रही है और अपनी ओर के जो फेफड़े होते हैं उनके अंदर प्रवेश कर जाती है। फिर आता है यहाँ पर फेफड़े कोमल स्पंजी व गुलाबी रंग के होते हैं। इनके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे प्लूरा कहते हैं। प्लूरा
इसके अंदर वायु का अभाव होता है और यदि किसी कारणवश फेफड़ों के अंदर वायु भर जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा श्वसनी फेफड़ों के अंदर प्रवेश करके विभक्त हो जाती है, जिसे श्वसनिकाएं कहते हैं। श्वसनिकाएं और छोटी संरचनाओं में विभाजित होकर के श्वसन श्वसनिकाओं का निर्माण करती है। श्वसन श्वसनिकाएं आगे जाकर के एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे वायु कोश कहते हैं। वायु कोश के अंदर रक्त केशिकाओं का सघन जाल पाया जाता है। ये जो वायु कोश होते हैं ये वे स्थल होते हैं जहां पर गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ये था यहाँ पे श्वसन तंत्र। अब आता है यहाँ पे श्वसन की क्रियाविधि। देखो आगे आता है यहाँ पे टॉपिक श्वसन की क्रियाविधि। देखो श्वसन की क्रियाविधि को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है उच्छ्वसन और दूसरा आता है इसमें निःश्वसन। श्वसन की क्रिया को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो आता है इसमें उच्च श्वसन और दूसरा आता है इसमें निःश्वसन। देखो उच्च श्वसन एक्सपायरेशन और इनपायरेशन। देखो निःश्वसन किसे कहते हैं? निःश्वसन का मतलब है वायु नासा मार्ग में प्रवेश करेगी, ठीक है। इसके अलावा इसके पश्चात नासा गुहा नासा मार्ग में प्रवेश करेगी। इसके पश्चात कंठ से होती हुई श्वास नली से श्वसनी से फेफड़ों में प्रवेश करती है। अब देखो जब हम श्वास अंदर की ओर लेते हैं तो उस दौरान यहाँ पर वक्ष गुहा के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं या फिर फेफड़ों के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं उत्पन्न होती है। देखो जब श्वास अंदर की ओर लेते हैं तो वायु फेफड़ों में बढ़ती है। वायु कहाँ पर प्रवेश करेगी? फेफड़ों में बढ़ती है, जिसके कारण फेफड़ों का जो आयतन होता है ये बढ़ जाता है। फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है। फेफड़ों का आयतन बढ़ने के कारण वक्ष गुहा ऊपर उठ जाती है। वक्ष गुहा ऊपर उठ जाती है और जो डायफ्राम होता है ये क्या हो जाता है, यहाँ पे चपटा हो जाता है। देखो वायु नासा मार्ग या फिर श्वसन पथ से होती हुई कहाँ पर प्रवेश करती है? फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। तो उस दौरान वायु फेफड़ों के अंदर प्रवेश करेगी तो यहाँ पर फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा। फेफड़ों का आयतन बढ़ने से वक्ष गुहा ऊपर की ओर उठती है, जिसके कारण डायफ्राम चपटा हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहेंगे? निःश्वसन कहते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो फेफड़ों के अंदर वायु भरने की जो क्रिया है उस क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। कोई फेफड़ों के अंदर वायु भर रहे हो या फिर आप श्वास अंदर की ओर लेते हो उस क्रिया को क्या कहेंगे? निःश्वसन कहते हैं। अब ये क्रिया आप करके भी देख सकते हो कि यहाँ पर किस प्रकार से फेफड़ों के अंदर परिवर्तन होता है। अंदर की ओर श्वास लेोगे तो यहाँ पे फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है? फेफड़ों में वायु भरने के कारण वक्ष गुहा ऊपर की ओर उठती है। इसके अलावा डायफ्राम चपटा हो जाता है। सेकंड आता है यहाँ पे उच्छ्वसन या फिर एक्सपायरेशन। उच्छ्वसन या फिर एक्सपायरेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर फेफड़ों से वायु, अब कैसी वायु है? अशुद्ध वायु को या फिर CO2 युक्त वायु को बाहर की ओर छोड़ने की क्रिया, बाहर की ओर छोड़ने की क्रिया उच्छ्वसन या फिर एक्सपायरेशन कहलाती है। देखो फेफड़ों से अशुद्ध वायु को बाहर की ओर छोड़ा जाता है, उस क्रिया को क्या कहेंगे? उच्छ्वसन या फिर एक्सपायरेशन कहते हैं। अब इस क्रिया के अंदर क्या होगा कि फेफड़ों से वायु बाहर निकलेगी। फेफड़ों से वायु बाहर निकलती है तो फेफड़ों का आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आयतन कम हो जाएगा। इसके अलावा वक्ष गुहा
जो फैल रही थी, ऊपर उठ रही थी, ये वापस क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है। डायफ्राम वहां पे चपटा हो रहा था, तो डायफ्राम भी क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है। इस संपूर्ण प्रोसेस को क्या कहेंगे, उच्च श्वसन कहते हैं। संपूर्ण प्रोसेस को क्या कहेंगे, यहाँ पे उच्च श्वसन कहते हैं। दोबारा देखना, श्वसन की क्रिया विधि को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है उच्च श्वसन और दूसरा है निःश्वसन। उच्च श्वसन का मतलब क्या है, जो वायु है उसे बाहर निकालना, और निःश्वसन का मतलब है वायु को अंदर की ओर ग्रहण करना। उच्च श्वसन, इसके अंदर फेफड़ों से जो अशुद्ध वायु होती है इसे बाहर छोड़ा जाता है। इसमें क्या होगा, जब फेफड़ों से वायु बाहर निकलती है तो फेफड़ों का आयतन कम हो जाएगा और वक्ष गुहा यहाँ पे शिथिल हो जाते हैं। डायफ्राम भी क्या हो जाएगा, शिथिल या नीचे की ओर झुक जाता है। निःश्वसन की क्रिया के अंदर वायु नासा मार्ग से होती हुई फेफड़ों के अंदर जाएगी। इस क्रिया के दौरान वायु फेफड़ों के अंदर बढ़ती है तो फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा। फेफड़ों का आयतन बढ़ने से वक्ष गुहा ऊपर की ओर उठ जाती है और डायफ्राम चपटा हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहेंगे, निःश्वसन कहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।